नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर। आज आपके सामने जो घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहाँ का थाना लगता है कटघर। और यहाँ पर एक महिला है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो जॉब करती है और जवान है, सुंदर है, तो सभी स्कूल्स में और रिश्तेदार, परिवार वाले सब ये उससे कहते हैं कि तुम सरकारी टीचर हो और तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है, तुम क्यों ना दूसरी शादी कर लो। अब लड़की कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करना। साल 2 साल तक तो वो इग्नोर करती है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है, वो सोचती है कि क्या दिक्कत है, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ। तो वो शादी.com पर जाती है और अपना रजिस्ट्रेशन करा देती है। शादी.com पर जाने के बाद में जब वो रजिस्ट्रेशन कराती है तो कुछ घंटे के बाद जब वो शाम को अपने घर पहुंचती है और अपने काम में बिज़ी हो जाती है, तो एक आरव नाम का जो व्यक्ति होता है, वो उसे एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजता है कि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है, आप सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं और कमाने वाली भी हैं। आप एक अच्छी महिला हैं और मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ। जो मेरी माता हैं वो तो इंडियन है और मेरे पिता जो हैं वो अमेरिकन हैं। लेकिन मैं जॉब अमेरिका में करता हूँ और मैं आना चाहता हूँ इंडिया में, और इंडिया में ही मुझे पसंद है, तो मैं वहीं रहना चाहता हूँ। सेटलमेंट जो होगा वो वहीं पर हम कर लेंगे। लड़की को लगता है कि मानो उसकी ज़िंदगी ही सेट हो गई है। जो पुराने रिश्ते थे वो तो पुराने होकर ही रह गए। अब जो शिक्षिका आती, सुबह स्कूल जाना आना और पूरे दिन आरब से बातें करना, और आरब जो था वो ये दिखाता था जैसे कि पता नहीं उसे कितना प्यार करता है। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। ऐसा वो उनके बीच में आ गया था। वो कहता है कि मैं अमेरिका में एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं इंडिया में आकर बसना चाहता हूँ। तो 3 दिन ही बीते थे। 27 जून 2025 को, अभी लगभग 3-4 दिन ही दोनों की बातें करते-करते हुए थे। 27 जून 2025 को एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं, फ़ोन पर उन्हें पता चलता है कि आपके नाम पर एक पार्सल आया है और वो जो पार्सल है वो आपके लिए है और वो अमेरिका से आया है। बहुत खुश हो जाती है वो मैडम। तो वो खुश होने के बाद में तो वो आरब को फ़ोन करती है, मैसेज करती है, उससे कहती है क्या आपने कोई पार्सल भेजा है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा है। तो वहाँ से फिर एक फ़ोन फिर से आता है कि अगर आपको ये पार्सल रिसीव करना है, तो लगभग इसमें 50 लाख रुपए के मतलब गोल्ड और डायमंड है और काफ़ी करेंसी भी इसके अंदर है अमेरिका की। लड़की खुश हो जाती है कि लगभग इसमें 50 लाख के करीब का सामान है। वो बहुत खुश होती है, खुश होकर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये अपने घर पर रिसीव कराना है, घर पर लेना है, तो आपको लगभग 30,000 रुपए का खर्चा देना होगा। मैडम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और मैं 30,000 रुपए आपको भेज दूँगी। पहले दिन तो वो मना कर देती है, तो वो कहते हैं, अब अगले दिन फिर फ़ोन आता है कि या तो आप बता दीजिए, वरना फिर हम इस पार्सल को वापस कर देते हैं। तो वो सोचती है, थोड़ा समझती है, कहती है ठीक है, जब 50 लाख का सामान 30,000 में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो 30,000 रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। इसके बाद में जब वो जो पार्सल होता है वो उसके पास नहीं आता। 30,000 ट्रांसफ़र करने के बाद में उस लड़की के पास में एक कॉल आती है कि हम साइबर ब्रांच से बोल रहे हैं और तुमने जो ये पार्सल रिसीव किया है, अब तुम जेल की हवा खाओगी और सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगी। और ये जो है एक अनैतिक पार्सल है, एक जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये पार्सल भेजा है, वो गलत कार्यों में संलिप्त है। लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा वो नहीं है, और आरब जो है फ़ोन उठाना, मैसेज करना सब बंद कर देता है। वो लड़की कहती है कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है? मुझे किसी झमेले में नहीं पड़ना है और अब तो मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई और अब मुझे कोई ना तो पार्सल चाहिए, ना मेरे पैसे चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो जो इंसान है वो गैरकानूनी तरीके से काम करता है और अब इसका हर्जाना तुम ही भरोगी। 18 अगस्त 2025 को ये सिलसिला चलता है और जो शिक्षिका थी उसके खाते में, एसबीआई खाते में लगभग 25 लाख रुपए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 11 लाख रुपए थे और इंडियन बैंक में उसके 58 लाख 57 हज़ार रुपए थे।
और रोती बिलखती वो लेडीज़ जितने वो पैसे मांगते रहते हैं वो उन्हें ट्रांसफ़र करती चली जाती है, ट्रांसफ़र करती चली जाती है। और वो उसे कोई ना कोई थ्रेट देते हैं, क्योंकि जब आरब से 3 दिन बात हुई थी तो इनके फ़ोटो वगैरह भी आपस में चले गए थे, क्योंकि आजकल आफ़त बहुत रहती है हर इंसान को कि अनजान व्यक्ति से मिले नहीं, कि फ़ोटो भी ट्रांसफ़र, वीडियो भी ट्रांसफ़र, वीडियो कॉलिंग भी, सब कुछ हो जाता है 2-3 दिन के अंदर-अंदर ही। तो लगभग 94 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र कर चुकी होती है। और फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर तुम्हारे फ़ोटो मैं डाल दूँगा। 18 अगस्त से 30 अगस्त को वो पूरी टेंशन में आ जाती है। और फिर उस महिला को बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, किससे कहे और किससे ना कहे, कि फिर वो सोचती है कि काश मैं शादी की बात ना ही सोचती तो बहुत अच्छा रहती। परेशान और दुखी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिमिट से ज़्यादा। फिर वो उसके दिमाग में आता है कि मैं साइबर क्राइम में जाकर एक बार रिपोर्ट तो लिखाऊं, 94 लाख रुपए तो मेरे जा चुके हैं। साइबर क्राइम में जाती है तो जो उसकी मुकदमा संख्या है वो है 0017/2025। और उसके बाद में फिर आईटी की धारा के तहत 66D और डीएनएस की धारा के तहत 319/2 और बीएनएस की धारा 318/4। इसके बाद में वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। फिर उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर निकलवाने के बाद में जो पुलिस थी वो पूरी मेहनत से काम करती है। और 8 सितंबर को जो एक सुनीता नाम की लेडी को वो गिरफ्तार करते हैं, जो कस्टम ऑफिसर बनकर, कस्टम अधिकारी बनकर उस महिला से 30,000 रुपये लेती है। और उसी ने ये फ़ोन किया था। फिर क्या था कि पुलिस के हाथों में एक व्यक्ति मिल जाता है और फिर वो उसको, सुनीता को पकड़ लेते हैं और तह खुलती चली जाती है। जो इसमें वो व्यक्ति है जो आरोप बना हुआ है वो नाइजीरिया का रहने वाला होता है, जिसका नाम छिनको एन मन्युकुनु या था, जिसके पिता जो होते हैं वो भारतीय होते हैं और जिसकी मम्मी होती है वो नाइजीरियन होती है। और जब वो इंडिया में आता है तो तब 2018 में वो आया था। उसके बाद में फिर कोरोना आ गया तो उसका काम बिल्कुल ठप पड़ चुका था। उसने सोचा मैं नाइजीरिया जाऊं तो जाऊं कैसे खाली हाथ। और नाइजीरिया में उसने बहुत सुंदर अपनी कोठी बनाई हुई थी, काफ़ी बैंक बैलेंस उसके अकाउंट में लगभग 100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से मिलते हैं। सारी ट्रांजैक्शन निकाली जाती है तो सारी ट्रांजैक्शन इंडियंस लेडीज़ के द्वारा ही उसको की जाती है। तो फिर जो पुलिस वाले होते हैं, जब उसके पास आरब की उन्हें पूरी लोकेशन मिल जाती है तो वो डिलीवरी बॉय बनकर उनके घर पर जाते हैं और आरब को पकड़ लेते हैं। तब वो बताता है कि जो एक 2 लड़कियां थीं, संगीता और ममता, जो नेपाल से आई हुई थी इंडिया में, और जब लॉकडाउन लगा था वो वापस जा रही थी। तो जो तीसरी लड़की होती है निर्मला, वो उन लड़कियों को रोता हुआ देखती है कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, अब हमें वापस नेपाल जाना है। तो वो कहती है कि तुम नेपाल मत जाओ और मैं तुम्हें काम दिलवाती हूँ जिसमें तुम्हें 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। तुम चाहो तो मैं एडवांस तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती हूँ। तो जो वो नाइजीरिया में रहने वाला जो व्यक्ति था वो 1.5 लाख उनके अकाउंट में डाल देता है और लड़कियां इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो सुनीता, निर्मला, संगीता और ममता, ये फिर चारों लोगों को ठगी का निशाना बनाते हैं। और वे 18 राज्यों में कम से कम 37 मुकदमे उस व्यक्ति पर चल रहे थे। और लगभग 100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में होते हैं। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और 2 अक्टूबर 2025 को वो गिरफ्तार हो जाता है। और लगभग 94 लाख में से 16 लाख रुपए शिक्षिका को वापस मिल जाते हैं। अभी आगे उसको पूरे पैसे मिल पाएंगे या नहीं, ये तो पता नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों से ही हमें जागरूक और सावधान होने की ज़रूरत है। ये कहानियाँ ऐसे ही निकल कर लोगों के सामने नहीं आती। इनको सुनाने और बताने का सिर्फ मकसद इतना ही है, सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों को बिल्कुल भी किसी के झांसे में ना आएँ। इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखें कि कहाँ कब हमारे साथ में कौन सा फ्रॉड हो सकता है। इस चीज़ पर पूरा ध्यान रखें। मैं कहानी सुनाकर किसी को परेशान या दुखी करना नहीं चाहती। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।